नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ने वाली है आयुर्वेदिक डॉक्टर पद्मावती कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर पद्मावती जी, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी मैम, आज हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। थायराइड के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसके जो दो प्रकार है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। दर्शकों को मैं ये बोलना जरूरी समझती हूँ कि थायराइड मतलब क्या है ये पहले हम समझ लेंगे। गले में स्थित ये एक बटरफ्लाई के शेप की ये एक ग्रंथि है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है जो हमारे शरीर के चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब पचन इसके लिए संबंधित है। थायराइड ग्रंथि अगर आपकी अच्छा काम करती है तो आपके शरीर का डाइजेशन एकदम अच्छा रहता है। यहाँ पे डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म दो हिसाब से हमें पकड़ना चाहिए। एक है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं वो मुंह से, अन्न नलिका से जो है वो स्टमक इंटेस्टाइन ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्थूल पचन। और दूसरा मेटाबॉलिज्म रहता है टिश्यू लेवल पे या सेलुलर लेवल पे, जिसको हम माइक्रो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये दोनों के हिसाब से हमें थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर वर्किंग सिस्टम ठीक रहना बहुत जरूरी रहता है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि थायराइड ग्रंथि अच्छा काम कर रही है या नहीं। वहां पे आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये दो संबंधित बीमारी आपको समाज में मिलती है। देखिए जी, अभी आपको ये पता रहना जरूरी है कि मुझे हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म ये होने का चांस तभी होता है जब आयोडीन ये नमक के आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए या उसका सही तरफ से अगर हमने सेवन नहीं किया तो ही ये पॉसिबल है। इसलिए दर्शकों को ये मैं बोलना जरूरी समझती हूँ कि हमारा जो खाने में आयोडीन वाला नमक है उसकी सही मात्रा होनी जरूरी है। उसकी मात्रा 150 माइक्रोग्राम इतनी होनी जरूरी है पर डे। और अगर इससे हम लोग ज्यादा खाते हैं तो हमें हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म मतलब है कि थायराइड ग्रंथि का ओवर प्रोडक्शन, जो थायरोक्सिन यहाँ पे ज्यादा स्रावित होता है। वहां पे क्या होता है कि पेशेंट का अचानक से वेट लॉस हो जाता है, शरीर का भार एकदम कम हो जाता है। ओके, और गर्भिणी अवस्था में ये बहुत बार देखने को मिलता है, ग्रेव्स डिसीज में देखने को मिलता है, या थायराइड ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन है तो कोई संक्रमण हुआ है तो भी ये देखने मिलता है। यहाँ पे शरीर का वजन अचानक से कम होने के बाद पेशेंट क्या करता है, ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन की गोली खा लेता है, बहुत जूस भी पी लेता है, ड्राई फ्रूट्स खा लेता है, रेस्ट कर लेता है, लेकिन बीमारी हटती नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म से वो ग्रसित होता है। यहाँ पे क्या होता है कि दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। पेशेंट अचानक से चिड़चिड़ापन करना शुरू रखता है, तो लोगों को लगता है इसके मानसिक स्वास्थ्य बदली हुआ है क्या, इसलिए पेशेंट चिड़चिड़ापन हो रहा है क्या, इसलिए उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है क्या, इसलिए उसको कोई टेंशन तो नहीं है, इसलिए उसका वजन कम हो रहा है क्या। लेकिन नहीं, ये सभी भी हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है। यहाँ पे हाथ और पैर के जो तलवे रहते हैं ये भी लाल हो जाते हैं और कभी कभी इसमें से पसीना छूटने लगता है। तो बाकी कोई कभी कुछ लक्षण दिखाई भी नहीं रहता है। कभी कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो सिर्फ एक ही कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर मेरा दिल धड़कता है ज्यादा और मेरे ये जो पसीना है ये पसीना पसीना हो जाता है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन
नहीं पहले ठीक था, लेकिन आजकल मैं डाइट कर रही हूँ, इसलिए मेरा वजन भी कंट्रोल में है। लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, ये जो है वो वजन कम होते जा रहा है। इसके साथ साथ शरीर थोड़ा सा गर्म रहता है। और पेशेंट को हमने अच्छे से पूछने के बाद वो बोलते हैं, नहीं आजकल मुझे थोड़ा भी खा लेती हूँ ना तो लूज मोशन हो जा रहे हैं, ये भी पेशेंट बोल देता है। तो हम लोग ना थायराइड प्रोफाइल करवा लेते हैं। आप अच्छे लैब में जाओ और खाली पेट में आपको ये टेस्ट करनी है, जस्ट सुबह ब्रश करवा लो और आप कोई लैब में जाओ और आपको ये थायराइड का प्रोफाइल करके आओ, और हम लोग उसके बाद देखेंगे बोल के हम पेशेंट को मार्गदर्शन कर देते हैं। जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट का आता है कि हाँ मुझे हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, तो अभी मुझे क्या खाना है। वहां पे हम बोलते हैं कि आयोडीन जब जिसकी मात्रा कम है वैसे आप नमक का सेवन कीजिए, या डीकैफिनेटेड चाय और कॉफी ये ले लीजिए आप। और अंडे का व्हाइट एग जो है, अंडे का सफेद जो होता है वो आप ले लीजिए, या ड्राई फ्रूट जो है वो भी थोड़ा अनसॉल्टेड ले लीजिए। और मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ, जितना हो सके आप होममेड फ्रेश फूड खाने की कोशिश कीजिए। जी। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो भी आप देख लीजिए कि होममेड फ्रेश फूड कहाँ मिलता है, दूसरे गांव में भी ऐसे वहां पे आप खाना खा लीजिए तो आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहती है। जी। पेशेंट मुझे कभी कभी पूछते हैं, उसमें मुझे फिर पहले ही मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। यहाँ पे मैं ये सलाह देना जरूरी समझती हूँ कि आपको ओवर स्ट्रेन नहीं करना है, बहुत श्रम नहीं करना है, लेकिन पूरा घर में भी आपको नहीं बैठना है। मॉडरेट लेवल की एक्टिविटीज आपको करनी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे मिलती है कि जब पेशेंट ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, शांति बरकरार रहता है, मुद्रा योगा में जाता है, कोई कोई योगा स्ट्रक्चर्स करते हैं, सूर्य नमस्कार करता है, तो वहां पे पेशेंट को ज्यादा रिजल्ट्स मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म ये एक थोड़ी गंभीर बीमारी मैं समझती हूँ। अगर ये गर्भिणी को हो गई तो वहां पे गंभीर अवस्था उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्री इक्लाम्शिया एक कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट का गर्भिणी का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है और प्रीमेच्योर बर्थ होने की संभावना रहती है, और कभी कभी तो गर्भस्राव होने की संभावना रहती है, मिसकैरेज की संभावना रहती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा तो हाइपरथायराइडिज्म ये थोड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। यहाँ पे टॉक्सिन नोडल जो रहते हैं थायराइड के, वो अ, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, या मल्टीनोडुलर गॉइटर का प्रभाव रहता है। इसलिए हाइपरथायराइडिज्म ये एक गंभीर समस्या हम मान सकते हैं। इसका कारण और ये एक भी है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है और उसका रेगुलरली आप लोगों को आपके नजदीकी डॉक्टर के साथ सलाह लेनी जरूरी है। कभी कभी पेशेंट क्या करता है, मुझे थायराइड है इसलिए मुझे डॉक्टर ने ये गोली खाने को बोली है, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करूं, और मुझे हमेशा डॉक्टर यही देते हैं, इसलिए पेशेंट कंटिन्यूअसली वही गोली खा लेते हैं। इसलिए कभी कभी उसका अति सेवन होके भी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म बन जाता है। मैम, हाइपोथायराइडिज्म ये जो समस्या है वो हमारी सेहत के लिए कितनी हानिकारक साबित हो सकती है? हाँ, हाइपोथायराइडिज्म के वजह से सेहत के लिए हानिकारक होना, इसके मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। डायरेक्टली हानिकारक है या इनडायरेक्टली हानिकारक है। यहाँ पे ना पेशेंट मेरे पास आता है कि मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है मैडम, 4 महीने से हेयर फॉल मुझे डॉक्टर बहुत हो रहा है। कभी कभी ये लक्षण लेके आते हैं तो हम स्कार्फ देते हैं तो स्कार्फ तो ठीक रहता है। तो पेशेंट बोलता है मैं ऑयल भी अप्लाई करती हूँ, मैं करेक्टली शैम्पू भी यूज करती हूँ, बाकी मैं सोती बरोबर से हूँ, फिर भी मुझे हो रहा है। तो वहां पे हम अगर थायराइड प्रोफाइल करवा लेंगे तो वहां पे हमें दिखता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। कभी कभी पेशेंट पीसीओडी का कंप्लेंट लेके आती है या अनियमित मासिक स्त्राव की कंप्लेंट लेके आती है। वहां पे हम लोग जब प्रोफाइल चेक करते हैं वहां पे पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म मिल जाता है। तो
पेशेंट का अचानक से वजन बढ़ने लगता है। पेशेंट का जब अचानक से वजन बढ़ने लगता है और पेशेंट बोलता है नहीं मैं इतना नहीं खा रहा हूँ, जिस तेजी से जिस रफ्तार से मेरा वजन बढ़ रहा है तो मुझे टेंशन हो रही है। तो पेशेंट क्या करता है कि जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, या जूस थेरेपी पे रहता है, या फास्टिंग पे रहता है, या इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रहता है। ये सभी करके भी पेशेंट को जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पेशेंट बहुत चिड़चिड़ापन होता है, सुस्त लगता है। पेशेंट यहाँ पे ना डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी मेरा वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उसको अंदर से थकान रहती है। कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ फिर भी मुझे थकान हो रही है, ऐसे पेशेंट बोलता है। क्या हो रहा है, पेशेंट को रिलेटिव को लगता है, घर वाले लोगों को लगता है कुछ काम नहीं कर रही है, खाना भी ठीक से खा रही है, बहुत भी ज्यादा नहीं खा रही है, फिर भी उसको इतना लेजी हो रही है, बिल्कुल आलसी बन गई है। या ऐसी कंप्लेंट लेके आती है माँ या सासू माँ, ऐसी कंप्लेंट लेके आती है बेटी और बहू के बारे में, इतना क्यों हो रहा है उसको, पढ़ाई के दिन है फिर भी पढ़ाई नहीं कर रही है, ऐसे हो रहा है। लेकिन उसकी गलती नहीं है, पेशेंट निराशा अवस्था में चला जाता है, उसको डिप्रेशन होता है। ये सभी भी था थायराइड की वजह से होता है। जी इसमें पेशेंट की गलती नहीं है, आप लोगों को नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है और उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर, पर ये जो हाइपोथायरायडिज्म है वो किन कारणों की वजह से होता है? हाँ, उसका कारण है पहले तो कि बाहर का खाना ज्यादा खाना, बेकरी आइटम ज्यादा खाना, मैदे वाला ग्लूटेन वाला आइटम ज्यादा खाना, जी और ऑयली ज्यादा खाना, चाइनीज ज्यादा खाना। ये बहुत बेसिक रीजन हम लोगों को मिल जाते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी लाने के लिए। अभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था ये, आजकल ये लड़कियों का निकल क्या रहा है, हर एक लड़की देखो वो तो बोल रही है मुझे थायराइड है, वो तो मुझे मुझे थायराइड है। हमारे टाइम में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो काल में आप लोग चाइनीज का सेवन ज्यादा नहीं करते थे। चाइनीज नमक जो है वो चाइना की भूमि के लिए अच्छा है, लेकिन वो यहाँ आने के बाद कभी कभार खाने का ठीक है। रेगुलरली आजकल जो ये फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये एक बेसिक कारण पाया जाता है हाइपोथायराइडिज्म के। जी तो डॉक्टर, ये जो हाइपोथायरायडिज्म है इसके क्या कुछ अलग लक्षण होते हैं नॉर्मल थायराइड से या फिर हाइपर थायराइड से? हाँ, इसके लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट को वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। हम्म मतलब उतना उसके पास कोई कारण नहीं रहता है, लेकिन वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को काम करने की इच्छा कम हो जाती है, उत्साह निकल जाता है पेशेंट का। और जी अगर फीमेल पेशेंट्स है तो उनका इरेगुलर अनियमित मासिक स्राव होता है, या उनके जो ब्लीडिंग है वो रक्तस्राव ज्यादा हो जाता है उनके साइकिल्स के दौरान, और थकान बहुत महसूस होती है। और एक लक्षण मुझे दिखाई दे दिया है इतने सालों के प्रैक्टिस में कि पेशेंट को ठंडी सहन नहीं होती है, उनको एसी फैन नको लगता है। मतलब आजू बाजू के लोग अगर टी शर्ट पहनते हैं तो ये शाल लेना पसंद करेंगे, ये जर्किन डालना पसंद करेंगे, या जाड़े कपड़े डालना पसंद करेंगे। ये एक विशेष लक्षण दिखाई देता है। जी उससे पता है ना कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट बोलता है मैं इतना फाइबर्स का खाना खा रहा हूँ फिर भी मेरे को ना पेट साफ नहीं हो रहा है, ये एक लक्षण मिल जाता है। पेशेंट दुखी अवस्था में रहता है, उसका उत्साह बहुत कम होता है, हेयर फॉल होता है पेशेंट को। और फीमेल में ना ये जो नाखून रहते हैं हमारे वो तेजी से टूटने लगता है, ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे किया तो भी उसके नाखून में स्क्रचेस आके वो टूटना शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द अचानक से शुरू हो जाता है, पहले कभी जोड़ों का दर्द नहीं था, मैं काम भी आजकल नहीं कर रही हूँ, उत्साह भी नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे जोड़ों का दर्द है, मुझे अंदर से स्नायु दुख रहे हैं, मेरी स्किन ड्राई होते जा रही है, मेरी त्वचा शुष्क होते जा रही है। ये पेशेंट बोलता है पहले मैं इतना स्किन के लिए कंडीशनर से नहीं लगाती थी, लेकिन आजकल मेरे को लगाना पड़ रहा है, क्रीम लगाना पड़ रहा है। ये पेशेंट रेगुलरली बोल देता है। जी और उसको ना
सेक्सुअली डिसफंक्शन की भी लक्षण दिखाई देते हैं। जी। तो मैम ये जो लक्षण है तो हाइपोथायराइडिज्म का ये जो मेल और फीमेल में रेशो है वो किस तरह से होता है? क्या फीमेल में इसका प्रमाण ज्यादा होता है? या 1:3 ज्यादा होता है। अगर 5% पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन अगर इससे संक्रमित है तो फीमेल में ये रेशो हमें 15% मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स ये स्त्री शरीर में ज्यादा लक्षण हमें दिखाई देते हैं। क्या इसकी कोई एक खास वजह है? शरीर में स्त्री शरीर हमेशा ना कि मेनार के मतलब जब 12 से 14 साल में लड़की बड़ी हो जाती है तो जी। वो टाइम शरीर में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। फिर शादी के बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के लिए वहां पे हार्मोन्स का बदली हो जाता है। उसके बाद लैक्टेशन के टाइम पे जहाँ पे स्तन्यपान करती है स्त्रियां वहां पे उसका हार्मोन्स का बदली हो जाता है। फिर मेनोपॉज के टाइम बदली हो जाता है। कभी-कभी सेकंड प्रेगनेंसी में ये हार्मोन्स बदली हो जाते हैं। सो जहाँ-जहाँ पे हार्मोन्स चेंज होने की शरीर के फिजियोलॉजिकल है, वहाँ पे अगर इसके कुछ रीजंस जैसे मैंने बताया कि जंक फूड का खाना ज़्यादा हो गया, बेकरी का खाना ज़्यादा हो गया, ऐसे कुछ जो आजकल सरेआम बात है कि बहुत लोग बाहर पार्टी होती है या घर में कुछ अलग बना लेते हैं या चैनल्स देख के बना लेते हैं। तो ये जो खान-पीन में वो पहले से ज़्यादा जो बदलाव आ चुके हैं, ये रीज़न है और स्त्री शरीर में हमें ज़्यादा हाइपोथायरायडिज़्म की बीमारी देखने को मिलती है। जी। डॉक्टर ये जो हाइपोथायरायडिज्म की समस्या आपने जो एक्सप्लेन की, मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताए गए हैं? इसका वर्णन किस तरह से किया गया है? थैंक्स, आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं क्योंकि उनको थायराइड की जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, उनको जो एक गोली दी जाती है, वो शायद 25, 50 या 125 की रहती है और पेशेंट बोलते हैं सुबह मुझे ब्रश करके वो गोली खानी पड़ती है और मुझे डॉक्टर ने बोला ये लाइफ टाइम खानी है, आप नहीं छोड़ सकते हो ये। तो आयुर्वेद में कुछ इलाज है क्या? थैंक्स टू आयुर्वेदा, यहाँ पे आयुर्वेदा की एक सुपर स्पेशलिटी है मैडम, जिसको हम पंचकर्मा बोलते हैं। यहाँ जी। भी शरीर की शुद्धि की जाती है। वमन एक प्रोसीजर है कि जहाँ पे हम लोग पेशेंट को पहले दूध या छाछ पिला देते हैं। उसके बाद मदन फलादी ड्रग्स शहद के साथ मिक्स करके दे देते हैं और जी। उसके बाद हम लोग कभी एष्टी मधु फाँट देते हैं, कभी इक्ष्वाकु देते हैं, ऐसे कुछ मेडिसिन्स फाँट देते हैं, जो हम लोग पेशेंट को 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर ऐसे पिला देते हैं और एक 20-25 मिनट के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट होता है। ये वसंत ऋतु एक काल है, जो अभी मार्च-अप्रैल के दौरान आता है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने वासंतिक वमन ये अगर पंचकर्मा करवा लिया, तो थायराइड के लिए ये एक रामबाण उपाय है ऐसा मैं समझ सकती हूँ। ये एक गारंटीड ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा की, जहाँ पे वमन, उसके बाद विरेचन, विरेचन मतलब एक लूज मोशन थेरेपी। पेशेंट के शरीर से हम लोग टॉक्सिन्स है वो निकालने के लिए औषधि दे देते हैं और पेशेंट को बहुत सारे लूज मोशन हो जाते हैं जिसको हम विरेचन बोलते हैं। वो देने के बाद या नस्य एक ट्रीटमेंट है, नस्य से नाक से पेशेंट को दवा दिया जाता है और उसका फर्क अच्छा पड़ता है। शिरोधारा एक ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट को हम टेबल पे सुला लेते हैं और उसके बाद पेशेंट को ईश्वर लिंग पे ऊपर शिव जी के लिंग के ऊपर कैसा अभिषेक होता है, वैसे पेशेंट को सुलाने के बाद उसके यहाँ पे ब्रह्मरंध्र पे हम लोग एक औषधि कषाय की धारा देते हैं, जिसको शिरोधारा बोलते हैं। वो भी बहुत फायदेमंद साबित हो चुका है। जी डॉक्टर,